हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये जान लें कि मैग्नेटिक फील्ड दो कारणों से होता है। एक तो मैग्नेट के चलते होता है, जिसमें साउथ पोल नॉर्थ पोल होते हैं, तो वहां पर भी मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिज्म होता है वो एक अलग चीज है। और दूसरा मैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है जब अगर किसी कंडक्टर या वायर में करंट फ्लो करता है ना, तो उसके चारों ओर भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। When a current flows through a conductor or wire, then magnetic field is generated around the conductor. तो इस टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के चलते जो मैग्नेटिज्म होगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एक तो मैग्नेटिक फील्ड होता है द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट अप टू व्हिच इट्स इन्फ्लुएंस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, बट दैट इज ड्यू टू ए मैग्नेट। हियर वी विल ऑल्सो स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड बट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, उसका स्टडी हमको करना है। इसको हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स भी कह सकते हैं। और करंट फ्लो के चलते मैग्नेटिज्म का स्टडी करेंगे। तो यहां के मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इस केस में मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन करेंगे कि द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर in which its magnetic effect can be experienced is called magnetic field. We know that the source of electric field is electric charge, positive charge, negative charge, and isolated charge is possible. Isolated north pole भी होता है, positive charge, isolated negative charge, फिर combination of charge भी होता है। But since an isolated magnetic poles does not exist, सिर्फ नॉर्थ पोल हो या सिर्फ साउथ पोल हो, ऐसा प्रैक्टिकली डज नॉट एग्जिस्ट। जब भी मैग्नेटिज्म की बात होगी तो नॉर्थ और साउथ एक साथ होगा। इज इट राइट? लेकिन कन्वीनियंट के लिए, सुविधा के लिए हम लोग सिंगल नॉर्थ पोल या साउथ पोल से हम लोग स्टडी करते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। कन्वेंशन है नॉर्थ पोल को ही कन्वेंशन के रूप में हम लोग इस केस के मैग्नेटिज्म का स्टडी के लिए यूज करते हैं इन जनरल, यह कन्वेंशन है। तो सिंस एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट ए मैग्नेटिक चार्ज। तब सवाल उठता है कि तब सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन है? जैसे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। तो द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज करंट एलिमेंट, एंड करंट एलिमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे करंट एलिमेंट है, कैसे वेक्टर क्वांटिटी होगा। एंड दिस इज द सोर्स ऑफ magnetic field in case of magnetism due to current carrying conductor, and source of electric field is electric charge, and charge is a scalar quantity, but mind it, current element is a vector quantity. Now I am going to start Biot-Savart's law. It is an important law in case of magnetism due to current carrying conductor. एंड इस लॉ का बायोट-सावर्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको दिया था। इसका यूज कहां होता है? इट इज यूज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर से होकर करंट फ्लो कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा, उसके बारे में बताने वाले लॉ को बायोट-सावर्ट लॉ नाम दिया गया है, बिकॉज दिस लॉ वाज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट बायोट एंड सावर्ट्स। उसके लिए फिगर ये वाला है, देख लो। ये इस तरह का एक कंडक्टर ले लिए, कंडक्टर का शेप ऐसा ही हो, नॉट नेसेसरी
इसे रेगुलर हो सकता है, इररेगुलर हो सकता है, जिसमें मान लिया कि एक करंट आई फ्लो कर रहा है फ्रॉम इन दिस वे, इन दिस डायरेक्शन. करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर. यहां पर लिखा हुआ भी है कि लेट आई इज करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर. अब इस कंडक्टर का एक स्मॉल पोर्शन का हम कंसीडर कर रहे हैं, ए बी, जिसका लेंथ हमने माना dl. यह बहुत ही छोटा लेंथ है, एज स्मॉल एज पॉसिबल. चित्र खींचने की सुविधा के लिए ए और बी बहुत दूर दूर दिखाया गया है. तो dl क्या हुआ? ए स्मॉल पोर्शन ए बी ऑफ द कंडक्टर. अब इस कंडक्टर के ए बी के मिडिल पॉइंट सी से, सी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी, इसको मिडिल कर लेना, सी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी. तो इस AB के मिडिल पॉइंट C से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है. P इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर C ऑफ AB. अब इस स्मॉल पोर्शन में भी तो करंट I ही फ्लो करेगा ना. इट इज अ सिंपल थिंग. तो इस स्मॉल पोर्शन में करंट के चलते P पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को dB माना. स्मॉल लेंथ लिया है तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, तो रूल है फिजिक्स का. A small portion AB of the conductor, is it right? dB magnitude of magnetic field at P due to current flowing through the small portion AB. तो इतना करने के बाद बायोट एंड सैवर्ट ने पाया, उन्हीं लोगों ने पाया अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने एक्सपेरिमेंट से, और फाइनल जो कंक्लूजन वो पाए ये दोनों मिलकर, उसमें पहला ऑब्जर्वेशन उन लोगों का ऐसा नहीं है कि उन लोगों को सपना आ गया और लिख दिया और हो गया. इतना को पाने में बहुत तरह का एक्सपेरिमेंट करना पड़ा था, और उसके बाद जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को यहां पर कोट किया गया है. पहला क्या है कि यह dB प्रोपोर्शनल होता है I के. जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड. dB प्रोपोर्शनल होता है dl के. दिस इज dl. Write it dl. dB is proportional to dl. And number 3, dB is proportional to sin theta. ये उन लोगों का ऑब्जर्वेशन था. Well, what is theta? See here, theta is the angle between the direction of the flow of current, and the line joining the point C and P. CP और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के बीच का एंगल थीटा है. The current flowing through a small portion AB of the conductor is called current element. यह जो स्मॉल पोर्शन हम लोग dl लिए ना, इसमें जो करंट I फ्लो कर रहा है, तो यह IDL जो हुआ, IDL, इसी का नाम रखा गया करंट एलिमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एलिमेंट. एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. जब वेक्टर कहते हैं तो इसका डायरेक्शन भी डिफाइन करना होगा, तो इसका डायरेक्शन को डिफाइन किया गया, एंड इज ए वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय I वेक्टर dl. लेंथ देखो स्केलर होता है, लेकिन यहां पर फिजिक्स के इस प्रॉब्लम के लिए यहां पर वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, और I वेक्टर dl एक साथ में है, अलग अलग नहीं है. करंट एलिमेंट का नोटेशन I डिनोटेड बाय I वेक्टर dl. वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट. करंट का जिस डायरेक्शन जिधर होगा वही करंट एलिमेंट का दिशा को लिया जाता है. अब दो केस लेते हैं. नंबर 1, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. थीटा 0 का मतलब क्या? यह जो पॉइंट P है कंडक्टर के अलोंग कहीं भी हम मानना पड़ेगा. When theta equal to 0, that is, इसका मतलब क्या हुआ? At all points along the length of the current element. तो थीटा अगर हम 0 ले लेंगे तो dB का मान 0 हो जाएगा. काहे होगा 0? Because sin theta is 0, तो dB is 0. And when theta equal to 90 डिग्री, इसको अगर हम 90 डिग्री पर लेंगे, मतलब ऐसे 90 डिग्री कल्पना करो, ऐसे, तो इस 90 डिग्री यहां पर इसके चारों ओर एक प्लेन की कल्पना करो. तो 90 डिग्री लेने का सेंस क्या है? 90 डिग्री लेने का सेंस है दैट इज फॉर ऑल पॉइंट्स.
lying in a plane to which the current element is perpendicular। मतलब ये मान लो कंडक्टर है, करंट आई बह रहा है। अब थीटा 90 डिग्री कहां पर होगा जी? थीटा 90 डिग्री यहां पर होगा, इस जगह होगा। तो एक प्लेन का कल्पना करो और इस प्लेन के हर एक पॉइंट पर, कैसा प्लेन? जिस पर यह करंट एलिमेंट परपेंडिकुलर हो, ऐसे हर एक पॉइंट के लिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। So when theta equal to 90 degree, that is for all points lying in a plane to which the current element is perpendicular. Why so? Because sin theta equal to 1। तो एक और ऑब्जर्वेशन मिला बायोट एंड सावर्ट का, वह क्या? तब इस केस में dB प्रोपोर्शनल होता है 1/r² की। चार ठो हुआ। पहला dB proportional to I, dB proportional to dl, dB proportional to sin theta, and also dB proportional to 1/r²। This is the fourth observation, and it is known as inverse square law। तो dB proportional तब क्या होगा? चारों चीज को मिला दो, कंबाइन कर दो, तो dB proportional क्या हो जाएगा? I dl sin theta by r²। Is it right? अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो और dB बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट देना होगा, k I dl sin theta by r²। where k क्या है? k is constant and its value depends upon the nature of the medium between the point and the current carrying conductor। करंट कैरिंग कंडक्टर और पॉइंट किस मीडियम में लिए हैं, उस मीडियम पर के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, है ना? बिटवीन द पॉइंट एंड द करंट कैरिंग कंडक्टर and the system of units used to measure the quantity involved। यहां पर कौन कौन सा क्वांटिटी इन्वॉल्व है? फिजिकल क्वांटिटी I है, dl है, r² है। तो k का वैल्यू डिपेंड करेगा मीडियम पर और किस सिस्टम का हम यूज कर रहे हैं, अदर फिजिकल क्वांटिटी जो इन्वॉल्व है उसमें कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट हम यूज कर रहे हैं, इसलिए यूज टू मेजर द क्वांटिटी इन्वॉल्व। फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस या फॉर एयर एंड इन एसआई सिस्टम, हम लोग पूरा स्टडी एसआई सिस्टम में करते हैं। एसआई सिस्टम को फॉलो किया जाता है आजकल हर जगह। के का वैल्यू याद रखना, इसको वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हर जगह ये यूज होगा, कॉमन। कैसे ये इतना हुआ वो अलग टॉपिक है, लेकिन यहां के लिए हमें जानना है के का वैल्यू होगा μ0/4π और μ0 का वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁻⁷। इज इट राइट? और इसका यूनिट होगा टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर। T फॉर टेस्ला, A फॉर एम्पियर, M फॉर मीटर। और 1 टेस्ला होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसलिए इसको इस μ0/4π का वैल्यू मेरा हो जाएगा 10⁻⁷ वेबर करके देख लो, एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। इसको ये यूनिट यूज करो, ये यूनिट किसको, बोथ आर द सेम। और μ0 का वैल्यू हमको कहीं रखना है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगा μ0 का? 4π × 10⁻⁷। साथ में यूनिट होगा टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर या वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। और μ0 को हम कहेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसका वैल्यू है 4π × 10⁻⁷। In SI system, Biot-Savart law is expressed as dB equal to, after putting the value of k, μ0/4π I dl sin theta by r²। Let it be equation number 1. This is the expression for Biot-Savart law. Equation 1 gives the magnitude of the, it is only magnitude of the magnetic field produced due to a small current element। अब मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका वेक्टर फॉर्म में अब हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, सो इट इज स्केलर फॉर्म। सो वेक्टर फॉर्म के लिए वी डिस्क्राइब इफ r कैप, व्हाट इज r कैप? यूनिट वेक्टर अलोंग CP
then the small magnetic field both in magnitude and direction produced at point P will be, or you can say given by, we will put a vector sign, vector dv equal to mu naught by 4 pi I vector dl cross r cap by r square. Let it be equation 2. This represents the Biot-Savart law in both magnitude and direction. Equation 2. Here vector I vector dl is a vector quantity in direction of flow of current. वेक्टर है तो उसका दिशा होगा ना, तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? इन ए डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड इज कॉल्ड स्मॉल करंट एलिमेंट वेक्टर. हम शुरू में बोले थे करंट एलिमेंट क्या है बताएंगे, तो यही है करंट एलिमेंट वेक्टर. इट्स मैग्नीट्यूड इज आइडियल and its direction is along the direction of the flow of current. If vector Cp equal to vector r, then equation 2 become, equation 2 का रूप क्या हो जाएगा? Vector dv equal to mu naught by 4 pi I vector dl cross r cap by r cube. Let it be equation 3. How it becomes? It is a very simple formula for unit vector, because r cap is vector r by r. Therefore, magnetic field due to the whole conductor at point P will be, whole conductor at point B will be vector B equal to integral of vector dv, and this is equal to mu naught by 4 pi constant बाहर आ गया, इंटीग्रल I vector dl cross r cap by r square लिखो, या लिखो I vector dl cross vector r by r cube. दोनों फॉर्मूला चलता है. और यही हो गया फाइनल मेरा Biot-Savart लॉ फॉर द होल करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच करंट I इज फ्लोइंग. द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर dv क्या होगा? इज सेम एज दैट ऑफ द वेक्टर I वेक्टर dl क्रॉस r कैप. दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. कौन कौन सा वेक्टर है ये? यह है करंट एलिमेंट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर. इसका जो डायरेक्शन होगा इस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बाय कॉर्क-स्क्रू रूल पता होगा, दैट इज वेक्टर dv इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. क्योंकि हम लोगों ने पेपर पर फिगर को खींचा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इज डायरेक्टेड इनवर्ड. परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इज डायरेक्टेड इनवर्ड मीन्स ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो यहां पर डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, जिस प्लेन में खींचे हैं, डायरेक्टेड इनवर्ड. यहां पर इनवर्ड का मतलब दिस वन. तो मेनली है कि वेक्टर dv का डायरेक्शन होता है, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर dv इज सेम एज दैट ऑफ द वेक्टर दिस, दैट इज वेक्टर dv इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स. अब इस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को देने के लिए दो रूल बनाया गया. The direction of magnetic field due to current carrying conductor can be found by applying the following two rules. मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो करंट कैरिंग कंडक्टर के चलते मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन के लिए दो रूल है. दोनों एक ही चीज को बताने वाला दो रूल है. या पहले भी इस रूल का नाम सुने होंगे. पहला रूल है राइट हैंड थंब रूल और दूसरा है मैक्सवेल्स कॉर्क-स्क्रू रूल. राइट हैंड थंब रूल क्या है मेरा? राइट हैंड थंब रूल है कि अगर हम ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको हम राइट हैंड से ऐसे पकड़े, इस प्रकार पकड़े कि जो थंब है ना वह अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट है. करंट मान लो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, करंट मान लिया नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम थंब को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट रखेंगे. तो रोटेशन कर्ल ऑफ द रेस्ट फिंगर्स का रोटेशन क्या है? देखो इस तरह से है ना. तो ये जो रोटेशन ऑफ द रेस्ट फिंगर्स है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. यह मैग्नेट, इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, तो उसका डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द इस तरह से होगा. यानी कि ये कौन सा डायरेक्शन है? दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यही इसी को कहते हैं राइट हैंड थंब रूल. और दूसरा इसी डायरेक्शन को बताने के लिए मैक्सवेल्स कॉर्क-स्क्रू रूल है. व्हाट इज मैक्सवेल्स कॉर्क-स्क्रू रूल? अब अगर हम एक कॉर्क-स्क्रू को
राइट हैंड कॉर्क स्क्रू को इस तरह से घुमाएं कि उसका जो टिप है ना, वह टिप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हो। जैसे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऐसे है, तो कॉर्क, राइट हैंड कॉर्क स्क्रू को हम कैसे घुमाएंगे? ऐसे ऐसे घुमाएंगे, तब ना उसका टिप ऊपर की ओर जाएगा। ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे, इस तरह से कॉर्क स्क्रू को अगर हम घुमाएंगे तो कॉर्क स्क्रू टिप किधर जाएगा? इधर। तो इसको हम इस तरह से घुमाना है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट की ओर इसका डायरेक्शन हो। तो कॉर्क स्क्रू को जिधर घुमाना पड़ेगा ना, किस रोटेशन घुमा रहे हैं? इस तरह, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वह अलोंग द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ। ये दोनों रूल हर एक किताब में लिखा हुआ है, यू कैन नोट डाउन फ्रॉम दैट, वेरी सिंपल रूल। दोनों रूल से हमको क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वह करंट कैरिंग कंडक्टर के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंड इट कैन बी टेकन एज ए concentric circles whose center lie on the current carrying conductor। फिगर बनाओगे तो देखोगे कि इस सारे कंसेंट्रिक लाइंस का जो सेंटर है वह ऑन दी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। दिस इज ऑल अबाउट आवर बायोट-सावर्ट लॉ, इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स डायरेक्शन। नेक्स्ट डे, so this is all about our Biot-Savart law, its magnitude, its direction, current element, magnetic field, everything. In our next class I will explain about the applications of Biot-Savart law, and there are two applications of Biot-Savart law which we have to study, and that is straight conductor and circular coil. If a current flowing through a straight conductor, then what will be the formula of magnetic field produced by current carrying conductor or a straight wire, and what is the magnitude and direction of magnetic field at the center of the circular coil carrying current. These two topics I will explain in my next class. And one thing I have to say here now, and that is due to technical problem, there is some problem of visibility in this writing notes or whatever is written in the blackboard. So I am giving you 10 seconds so that you may go through this note. इस नोट्स को तुम लोग ताकि ठीक से लिख लो, इसके लिए मैं 10 सेकंड का तुम्हें समय देता हूं, एंड थैंक यू वेरी मच। यू नोट डाउन फ्रॉम दिस।